Hello students, welcome to class 11. This is Poonam, your math teacher. So in this video, I am going to tell a chapter 7. The name of the chapter 7 is permutations and combination. Okay, तो आज की वीडियो में हम permutation and combination से स्टार्ट कर रहे हैं. तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगी. हमेशा मैं हर वीडियो में पहले आपको इंट्रोडक्शन बताती हूँ, देन मैं एक्सरसाइज करवाती हूँ, क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अब इस चैप्टर में क्या है, बेसिकली ये चैप्टर उन लोगों के लिए टफ हो जाता है जो इसको थोड़ा सा रटने की कोशिश करते हैं. इस चैप्टर में आपको फोकस और कॉन्सेंट्रेशन अगर आपका प्रॉपर उसको, यानी कि ये समझना है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर का मिलता है, अगर आप उसको प्रॉपरली समझ रहे, यानी कि आपके इस चैप्टर में, जैसे बेसिकली मैं ये कह सकती हूँ कि आपके माइंड में ही आप इसको आंसर फाइंड आउट कर सकते हो. अगर आपको इसका जो जिसे कहते हैं ना बेसिक, इसकी जो इंट्रोडक्शन में जो अभी को बताने वाली हूँ, अगर वो आपको क्विकली समझ में आ जाता है तो आप इजीली सारे क्वेश्चन कर सकते हैं. तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले मैं इन दोनों की डेफिनेशन बताऊंगी. डेफिनेशन इन द सेंस परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन क्या है, तो उसके बेसिस पे फिर हम बाद में क्वेश्चंस करेंगे. तो देखो स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है. सबसे पहले कॉम्बिनेशन आपके पास क्या होता है. कॉम्बिनेशन मतलब होता है आपके पास कि प्रॉपर आपके पास सपोज कोई एक बड़ा सा आपको मैंने ग्रुप दे दिया, ठीक है. उस ग्रुप में मैंने प्रॉपर आपको एक रिस्ट्रिक्शन डाली और उसमें बोला कि इसके कॉम्बिनेशन आप बनाइए. तो उन कॉम्बिनेशन का जो प्रॉपर सेट होता है उसे हम कॉम्बिनेशंस बोल देते हैं. ओके, तो कॉम्बिनेशन बेसिकली आप बोलते हो सिलेक्शन को. किसको बोलते हैं? सिलेक्शन को, यानी कि किसी चीज़ को सेलेक्ट करके प्रॉपर उसकी ग्रुपिंग करना, यानी कि कॉम्बिनेशन बनाना. जैसे हम कहते हैं ना, हम कोई भी अगर कोई ड्रेस भी पहनते हैं अपना, या कोई भी कुछ करते हैं, तो हम एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि इसके संग ये मैच होगा या इसके संग इसका कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा. तो यानी कि उसको आप क्या कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो, यानी कि उसका सिलेक्शन कर रहे हो. तो कॉम्बिनेशन बेसिकली आप इसके वर्ड को सिलेक्शन से जोड़ सकते हैं. देन हम बात करेंगे परम्यूटेशंस. परम्यूटेशंस क्या होते हैं आपके पास. परम्यूटेशंस जो आपके पास होता है वो आपके पास होता है अरेंजमेंट. मतलब किसी चीज़ को प्रॉपर अरेंजमेंट में लगाना, किसी सीक्वेंस में लगाना, उसको हम अरेंजमेंट कहते हैं. किसी भी चीज़ का अरेंजमेंट करना सिस्टमैटिक तरीके से. जैसे हम एक लाइन को देख ले, या प्रॉपर अगर हम किसी स्टूडेंट्स को खड़ा करें और उनको बोले कि हाइट वाइज आपने खड़े करने हैं, एक लाइन को देख ले, तो एक अरेंजमेंट फॉलो करना, वो परम्यूटेशंस के अंदर आ जाता है. ठीक है, आप इसके बाद थोड़े से इसके बेसिक में आपको एग्जांपल बताती हूँ, उससे ये बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का. सपोज़ मैंने एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल के थ्रू हम बताते हैं. हमारे पास मैंने आपको कुछ कलर्स दिए, कलर्स के नेम मैंने आपको बताए. सपोज़ मैंने आपको एक रेड कलर दिया, मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ. एक मैंने आपको बोला मेरे पास एक येलो कलर है, और एक मेरे पास ग्रीन कलर है, एंड एक ब्लू है, और एक मेरे पास वाइट कलर है. ओके, तो मैंने आपके पास 1 2 3 4 5 कलर्स आपको दिए, और आपसे बोला कि सेलेक्ट एनी 3 कलर्स इन दीज कलर्स. इन कलर्स में से आप 3 कलर्स सेलेक्ट करिए. तो इस केस में आप 3 कलर्स कौन कौन सेलेक्ट करेंगे. आपके पास चॉइस है. ऐसा तो मैंने रिस्ट्रिक्शन नहीं डाली कि आपने वो कलर चूज़ करना है जो जिसका अल्फ़ाबेट आर से शुरू होता है या जी से शुरू होता है. नहीं, मैंने आपको बस इतना बोला कि आप इसमें से 3 कलर चूज़ करिए. तो आप बोलेंगे मेरा फर्स्ट कलर रेड. आपने सपोज़ पहली बार में फर्स्ट कलर रेड लिया. सेकंड आपने बोला मैं ले लेता हूँ ब्लू. सेकंड, फिर थर्ड आपने लिया वाइट. ओके, ये आपकी फर्स्ट चॉइस थी कि आपने बोला रेड ब्लू वाइट. इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगी. इसको रेड को मैं आर से डिनोट कर रही हूँ, ब्लू को बी से, वाइट को डब्लू से. RBW आपने चूज़ कर लिया. ठीक है, और हो सकता है आप ये चूज़ ना करके आप नेक्स्ट कलर ये चूज़ कर लो, येलो, ग्रीन एंड ब्लू, या फिर आप ग्रीन, ब्लू, वाइट. तो देखो यहाँ पे चॉइसेस क्या आ गई, आपके पास अपनी चॉइसेस है, आप कैसे भी चॉइस चूज़ कर ले रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे बस एक चीज़ का हमने ध्यान रखना कि सपोज़ आपने रेड ब्लू वाइट चूज़ करा पहला टाइम में, आपने पहले चॉइस आपकी ये रही. सेकंड चॉइस आप अपनी ये नहीं रख सकते कि आप यहाँ पर बोलेंगे कि मैं इसको ऐसे कर लूँ, वाइट ब्लू और रेड. देखो रेड ब्लू वाइट और वाइट ब्लू रेड में क्या फ़र्क है, बस आपने उसको इधर उधर घुमा दिया. तो इसमें यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि आपके पास चॉइसेस तो आपको मिली, आपने रेड ब्लू वाइट करी, लेकिन सेकंड अटैम्प्ट में, सेकंड केस में आपने वाइट ब्लू रेड नहीं लेना है. ओके, आप ऐसा ले सकते हो. सपोज आपने ले लिया वाइट
ब्लू, आपने वाइट ब्लू ले लिया, इसके साथ में एक ग्रीन का कॉम्बिनेशन कर दिया आपने, मतलब ग्रीन आपने कॉम्बिनेशन वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, आपने अपने ग्रीन रख लिया। तो इस केस में आप क्या कह दोगे कि यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो कॉम्बिनेशन आपने बनाया, क्या बनाया आपने कि आप देख रहे हो कि आप कॉम्बिनेशन तो बना रहे हो बट आपने यहाँ पर रिपीटेशन नहीं करा, यानी कि इस केस में आपके पास रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो ये एक एग्जाम्पल था आपके पास कॉम्बिनेशन का, ठीक है। कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन, यानी कि आपने सेलेक्ट करा, पहली चॉइस आपकी ये रही, तीन कलर्स को चूज़ करने की, सेकंड चॉइस 3 कलर्स को चूज़ करने की आपकी ये रही, थर्ड चॉइस आपकी ये रही। ये तीनों आपकी चॉइसेस थी, पर इन चॉइस में रिस्ट्रिक्शन क्या थी कि आपने कोई भी ऐसा नहीं करना कि आप रेड ब्लू वाइट ले रहे हो पहली बार में और दूसरी बार में आप डब्लू ये वाइट ब्लू और आर ले रहे हो, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इसमें क्या समझा कि ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन आपने बनाया कलर्स का, बट यहाँ पे आपके पास रिपीटेशन नहीं हुआ। तो ये आपके पास एक तरफ से आप कह सकते हो कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल था। तो इसको हम कॉम्बिनेशन बोलेंगे। इसको प्रॉपर वे में अगर आप इसको डेफिनेशन फॉर्म में लिखना चाहते हो तो कॉम्बिनेशन के डेफिनेशन में आप लिख सकते हो कि selection of object in which order of selection does not matter। आप क्या कर रहे हो, आप लिख दोगे selection of object या फिर कोई भी थिंग्स, selection of object या फिर थिंग, selection of object or thing, okay, in which order of selection does not matter। ओके ये मेरे पास कॉम्बिनेशन था, ठीक है। अब इस जो मैंने कॉम्बिनेशन बनाया, फर्स्ट टाइम में आपने ये कॉम्बिनेशन बनाया, सेकंड चॉइस में आपने ये बनाया, थर्ड में आपने ये बनाया, इन कॉम्बिनेशन के ये सारे मतलब ये तो सिंगल सिंगल कॉम्बिनेशन थे और इन सब के पूरे कॉम्बिनेशन के सेट्स को हम क्या कह देंगे, कॉम्बिनेशंस ऐसा आ जाएगा आपके पास। ओके तो ये कॉम्बिनेशन। अब चलते हैं परम्यूटेशन की तरफ। परम्यूटेशन आपके पास क्या होता है, एक एक एग्जाम्पल में इनके भी आपको और बता दूंगी जिससे आपको ये और क्लियर हो जाएगा। ओके तो फिलहाल अभी पहले हम देख लेते हैं परम्यूटेशन, देन हम एक इसका एग्जाम्पल और देखेंगे, अगर लेंगे तो इसका एक और एग्जाम्पल ले लेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं परम्यूटेशंस की, ठीक है। परम्यूटेशंस आपके पास क्या होता है, परम्यूटेशन में आप कह सकते हो कि परम्यूटेशन एक टाइप का अरेंजमेंट आपके पास होता है, यानी कि किसी भी चीज़ का अरेंजमेंट करना, ठीक है, वो परम्यूटेशन आपके पास जाता है। तो सपोज़ मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपने कोई अल्फ़ाबेट लिए, सपोज़ आपने अल्फ़ाबेट लिए, या फिर आप चलो कलर्स में ही हम इसको एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हमने कलर की बात करी थी तो हम कलर ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे कलर आपके पास, सपोज़ मैंने आपके पास दिए रेड, येलो और ग्रीन, ठीक है, ये मैंने कलर्स ले लिए। आप इन कलर को आप देखो डिफरेंट वे में किस तरीके से लिख सकते हो। पहले सपोज़ आपने लिखा रेड, येलो, ग्रीन, सेकेंड टाइम में आपने लिखना येलो, रेड, ग्रीन, थर्ड टाइम में आपने लिखना ग्रीन, रेड, येलो। तो आप देखोगे कि फर्स्ट में भी आपके पास रेड, येलो, ग्रीन आ रहा है, सेकंड केस में भी आपके पास येलो, रेड, ग्रीन, बात तो एक ही है ना, बस आप उसकी क्या कर रहे हो, प्लेस तो चेंज कर रहे हो। यहाँ येलो सेकंड नंबर पे था, यहाँ फर्स्ट नंबर पे आ गया, यहाँ रेड फर्स्ट में था, यहाँ सेकंड नंबर में आ गया, सिर्फ उसकी प्लेसेस चेंज हो रही है, अदरवाइज रिपीटेशन यहाँ पे ईजिली हो जा रहा है। लेकिन आपने उसको लिखा किसने, डिफरेंट वे से लिखा, यहाँ पे किस वे से लिखा, डिफरेंट वेज में आपने इनको प्रॉपर लिख लिया, तो यहाँ पे आपके पास रिपीटेशन अलाउड होता है। तो आप प्रॉपरली डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं परम्यूटेशन की, यहाँ से परम्यूटेशन में आपको क्या पता चला कि आपने कोई भी आपके पास जो चॉइसेस आपको गिवन है, आप उसको अलग अलग वे में लिख सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट वे में लिख सकते हो, बट रिपीटेशन यहाँ पे हो जाएगा आपके पास। परम्यूटेशन की डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं कि अ सिलेक्शन ऑफ अ ऑब्जेक्ट, आप सीधे से लिख देंगे सिलेक्शन of object in which order of selection
ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन डज मैटर। ओके, यहाँ पे क्या होगा, आपके पास मैटर करता है आपके पास, ठीक है, उसका ऑर्डर आपका मैटर करता है यहाँ पे। तो ये प्रॉपर आपके पास इसकी डेफिनेशन हो गई, है ना। और आपके पास कॉम्बिनेशन में जो होता है वो ऑर्डर मैटर नहीं करता आपके पास, ठीक है। आप किस ऑर्डर में लिख रहे हो वो मैटर नहीं करता, बट उसमें वहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें आप इसको अदर वे राउंड में, आप इसको अदर वे इसमें आप बोल सकते हो कि अ परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट is in definite order of a number of object taken some or all at a time। मतलब आप उसको एक साथ बहुत से, जैसे आपने रेड येलो ग्रीन लिया, उसी टाइम में आप उसको चेंज करके येलो रेड ग्रीन भी बोल सकते हो। तो ये आपके पास परम्यूटेशन की डेफिनेशन होगी। बेसिकली इसकी डेफिनेशन इतनी नहीं आती एग्जाम में, आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छा एग्जाम्पल, आपके पास 2 एग्जाम्पल गिवन है। मैं इन दोनों एग्जाम्पल को आपको बताऊंगी, तो और इजीली आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपने अपने क्वेश्चंस में इनको किस तरीके से फाइंड आउट करना है। आपको इसमें दोनों मेथड्स आपको एनसीईआरटी बुक में मैं एक बार शो करा देती हूँ किस तरीके से दिया है। ये लॉन्ग मेथड है बेसिकली, बट ये समझने के लिए कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है ना। ये दोनों चार्ट मैं आपको बता देती हूँ एक बार, तो इससे ये और क्लियर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इसमें एक एग्जांपल आपको बहुत अच्छा गिवन है। ये गिवन है आपके पास एग्जांपल कि सपोज़ मैंने एक कोई इसमें यहाँ पे बोला है कि लेट अस नेम द 3 पॉइंट्स P1 P2 P3, अपनी बुक में देख सकते हैं, एंड 2 शर्ट्स S1 एंड S2। सपोज़ मैंने प्रॉपर एक नेम के साथ बताया कि एक रोहित नाम का एक लड़का है, ओके। उस रोहित के पास 3 पैंट्स है और 2 शर्ट्स है। कितनी पैंट्स है उसके पास? पैंट्स उसके पास टोटल नंबर ऑफ पैंट्स 3 है। टोटल पैंट्स कितनी है उसके पास? 3 है, ओके। और उसके पास शर्ट्स टोटल कितनी है? 2 शर्ट्स है उसके पास, ठीक है। तो पैंट आपके पास 3 है, तो मैंने उसको बोल दिया P1 P2 P3। 3 पैंट्स हो गई, कितनी हो गई ये? 3 पैंट्स को मैंने ऐसे डिनोट कर दिया। और शर्ट्स उसके पास 2 शर्ट्स, यानी कि S1 S2 हमने कर लिया, ओके। अब यहाँ पे आप देखिए क्या होता है, हमने इसको प्रॉपर वे में, इसका आप पूरी एक्सरसाइज में किस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। और उससे पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअल में इसके जो वेज होते हैं वो किस तरीके से निकलते हैं। तो मैं इसमें आपको बताऊंगी। देखो इसमें सबसे पहले क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अंदर हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में आपको इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका मैं प्रॉपर एक चार्ट बनाऊंगी। रोहित नाम का जो लड़का है उसके पास 3 पैंट्स है। 3 पैंट्स है, तो मैंने पैंट्स के लिए P1 P2 P3, ये 3 पैंट्स मैंने उसकी बना दी, ओके। P1 वो P1 पैंट पहनता है, P2 पैंट पहनता है और P3 पैंट पहनता है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे आपसे बोला है कि आपको ये जो पैंट और शर्ट का है, इन दोनों को प्रॉपर वे में आपको बताना है कि अगर आप इसको ये कह सकते हो कि आपको पॉसिबिलिटी बताने की वो इन पैंट को इन शर्ट के साथ किस किस तरीके से पहन सकता है ना। तो सपोज़ उसने पैंट P1 पहनी, पैंट P1 के साथ पहनने में उसके पास चॉइसेस कितनी है? चॉइस कितनी है उसके पास? 2 चॉइसेस है ना। वो शर्ट S1 भी पहन सकता है P1 के साथ और शर्ट S2 भी पहन सकता है। तो P1 के साथ जो चॉइसेस होंगी उसकी 2 चॉइसेस होंगी, S1 की और S2 की, है ना। वो P1 के साथ उसकी मर्जी है, वो S1 पहने चाहे S2 पहने। तो यानी कि आप इसको लिख देंगे P1 S1 और इसको बोल देंगे P2 S2, ओके। अब हम आते हैं पैंट P2 में। जब उसने पैंट P2 पहनी, यानी कि सेकंड पैंट जब वो पहन रहा है, तो सेकंड पैंट के साथ भी उसको शर्ट इसने ये दोनों, यानी कि अगर वो पैंट P1 पहनता है तो P1 के साथ वो शर्ट S1 भी पहन सकता है, शर्ट S2 भी पहन सकता है। अब अगर उसको P1 पैंट नहीं पहननी, सपोज P2 पैंट पहननी, तो P2 के साथ भी उसके पास चॉइसेस S1 की है और S2 की है। तो ये कितनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपके पास, बताइए? P2 S1 एंड P2 S2, ओके। देन अगर वो P3 पैंट पहनता है, तीसरी पैंट पहनता है, आप खुद अपने आप में ये अजम्पशन करके देखिए। सपोज आपके पास 3 पैंट्स और 2 शर्ट्स है, तो आप उसको किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। आपने तीसरी पैंट निकाली, तीसरी पैंट के साथ सपोज उसने S1 शर्ट पहनी, तो ये P3 S1 हो जाएगी, और यहाँ पे हो जाएगी आपके पास P3 S2। यही बेस होंगे ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसने P1 P2 P3 3 पैंट को 2 शर्ट के साथ किस किस मतलब कितने तरीके से पहन लिया।
कितने वेज, और उसके बाद टोटल उसके पास आप देख सकते हो टोटल इवेंट कितने आए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 इवेंट के साथ वो उसको पहन सकता है ना। हमारे पास कोई 3 चीज़ है उसके साथ मैंने बोला कि कॉम्बिनेशन इनका बनाइए S1 S2 का, तो आप पहले वाले के संग पहले दोनों को रखेंगे, फिर दूसरे वाले के संग दोनों को रखेंगे, फिर तीसरे वाले को दोनों को रखेंगे ना, तब आपके पास प्रॉपर बनेगा। तो यानी कि आपने यहाँ पे क्या देखा कि सो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच रोहित कैन वेयर 3 पैंट्स एंड 2 शर्ट्स, कितने वे से पहन पा रहा है वो, टोटल 6 वे से, 1 2 3 4 5 6। ये तो था लॉन्ग मेथड जो कि आपके समझने के लिए ज़रूरी है कि आपके दिमाग में अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपके पास आपके पास शर्ट है, उस शर्ट के संग आपके पास 3 टाई है, तो आप उन तीनों टाई को शर्ट में कैसे पहन सकते हो कि आप चॉइस आपके पास एक ही शर्ट की है, तो टाई की चॉइसेस आपके पास 3 है ना, तो पहले आप उस शर्ट के साथ पहली वाली टाई को भी पहन सकते हो, तो एक कॉम्बिनेशन वो बनेगा। देन दूसरी टाई के संग पहनोगे, फिर तीसरी टाई के संग पहनोगे। तो इस तरीके से आप अपने माइंड में इन क्वेश्चंस को करोगे और माइंड में ही इसके आंसर आ जाते हैं। बट बेसिकली जो चैप्टर चल रहा है उसमें किस तरीके से आपने क्वेश्चंस को करने होंगे, किस तरीके से स्टेटमेंट लिखने होंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये था एक लॉन्ग मेथड जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने कैसे उसके वेज निकले, ठीक है। अब अगर हम इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बात करें, आपको मैं शॉर्ट मेथड बताऊंगी जो हमारे इस पूरे चैप्टर में चलने वाला है, जिसको हम बोलेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मेथड से आप किस तरीके से वेज फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए मैं एक यहीं पे बता देती हूँ आपको कैसे बताऊंगी। आपके पास पैंट कितनी थी, 1 2 3, 3 पैंट्स थी ना, तो इन 3 पैंट्स को रोहित कितने तरीके से पहन सकता था, उसके पास तरीके कितने, 3 वेज है ना। तीनों पैंट को पहनने के ये 3 पैंट्स हैं और 2 शर्ट्स हैं आपके पास, तो इसके वेज कितने हो गए, 3 वेज, ठीक है। मल्टीप्लाई 2 शर्ट्स, 3 पैंट को वो 2 शर्ट के संग कैसे पहन सकता है, शर्ट की भी तो उसको पहनने की चॉइसेस 2 ही होंगी ना, शर्ट उसके पास 2 ही, वो तो 2 ही तरीके से 2 ही बार पहन सकता है शर्ट को, 2 तरीके से पहन सकता है। एक शर्ट एक बार पहन लेगा, दूसरी शर्ट दूसरी बार पहन लेगा। अब वो डिपेंड करता है कि वो किस पैंट के साथ पहन रहा है, वो एक अलग थिंग हो गई। तो यानी कि इसका वे तो 2 ही होंगे ना, और इसके 3 होंगे, तो इनके 3 2 जा 6, तो आपके पास 6 वे थी। ये हमारा शॉर्ट मेथड है जो कि आप पूरी एक्सरसाइज में यही अप्लाई करेंगे। ये वाला मेथड अप्लाई हम हर केस में नहीं कर सकते क्योंकि बहुत लॉन्ग हो जाता है, बट फिर भी एनसीईआरटी बुक में ये गिवन है, तो मैंने आपको समझाया और ये ज़रूरी था समझना। अगर बिना समझे आप डायरेक्टली इसे करते तो ये चार्ट के थ्रू, अब ये चार्ट आपके दिमाग में ना हमेशा चलेगा और ये माइंड में ही आपके पास चार्ट बन जाएगा और आप ईजिली आंसर निकाल लेंगे। अब इसमें एक एग्जाम्पल और आपके पास गिवन है एनसीईआरटी में, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो मैं आपको करा देती हूँ। देखिए यहाँ पे आपको बोला हुआ है कि आपके पास स्कूल बैग है, ठीक है, 2 स्कूल बैग्स है, ठीक है। इसको मैं पूरा नहीं कराऊंगी, थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ। और 3 टिफ़िन है, लंच बॉक्स यानी कि, ठीक है ना, 3 टिफ़िन है आपके पास। और आपके पास वॉच कितनी है, 2 वॉचेस आपको गिवन है। इनका आप प्रॉपर तरीके से इनके वेज बताइए कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ कितनी बनेगी कि अगर आप इसको प्रॉपर वे से परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो कि आपके पास अगर 2 बैग्स है, 2 बैग्स को आप 3 टिफ़िन और 2 वॉचेस के थ्रू किस तरीके से, तो 2 स्कूल बैग से 3 टिफ़िन से एंड 2 वॉचेस है, तो हम उसको कैसे बनाएंगे। हमारे पास बैग B1 है सपोज़, ओके, ये B1 बैग है और ये हमारे पास B2 बैग है, ठीक है। बैग 2 बैग को मैंने B1 B2 बोल दिया। अब आप देख सकते हैं कि जो बैग B1 है आपके पास, वो आपके पास आप सपोज वो पहले दिन जब बैग B1 ले जा रहा है उसके पास चॉइसेस टिफ़िन की कितनी है, वो B1 के संग पहला एक फर्स्ट नंबर का टिफ़िन भी ले सकता है। ये बैग 2 बैग है ना, तो उसको B1 B2 कर दीजिए, और टिफ़िन 3 है तो T1 T2 T3, वॉचेस 2 है तो W1 W2। तो देखो जब वो बैग B1 लेके गया तो हो सकता है वो उसके साथ T1 ले गया हो टिफ़िन, ओके, पहला टिफ़िन ले गया हो, या फिर T2 ले गया हो, या फिर T3। अब बैग B1 पहना उसने, उसमें अगर वो T1 टिफ़िन ले जा रहा है, हो सकता है वो वॉच W1 ले जाए। अब वो W1 वॉच भी ले जा सकता है और W2 भी ले जा सकता है।
समझ रहे हो आप। तो बैग B1 के साथ अगर वो T1 ले जा रहा है टिफ़िन, तो वो W1 वॉच भी ले सकता है, W2 वॉचेस भी ले जा सकता है। सिमिलरली अगर बैग तो आपके पास B1, अभी मैं सिर्फ B1 की बात कर रही हूँ, B1 बैग के संग अगर वो दूसरे नंबर का टिफ़िन ले जाता है यानी कि T2 ले जाता है, तो वॉच की चॉइसेस कितनी है यहाँ पे भी आपके पास हो सकता है वो W1 वॉच पहने या फिर W2 वॉच पहने। सिमिलरली बैग B1 के साथ अगर वो तीसरे नंबर का टिफ़िन ले जाता है तो और हो सकता है वॉच वो W1 पहने और W2 पहने। तो ये आपके पास एक कॉम्बिनेशन हो गया आपके पास, ठीक है। सिमिलरली आप B2 के लिए बोल सकते हो, B2 अगर सपोज उसने B1 बैग की जगह B2 बैग चूज़ करा, B1 वो नहीं ले जा रहा, उसकी चॉइस, उसको B1 नहीं माने ले जाने का, वो B2 ले जा रहा है, तो B2 के संग केस T1 T2 T3 के भी तो वही रहेंगे। हो सकता है उसका मन T1 कर रहा है या फिर T2 टिफ़िन ले जाने का कर रहा है या फिर T3। सिमिलरली वॉच हो सकता है वो W1 पहने या फिर W2 पहने। सिमिलरली T2 के लिए भी वो W1 भी पहन सकता है, W2 वॉच भी पहन सकता है। T3 के लिए W1 और W2 पहन सकता है। तो आपने इस तरीके से देखा कि इससे आपको टोटल कितने वेज मिले। देखो BT1 W1 निकालिए इसको, BT1 W1 एंड सॉरी B नहीं B1 बोलेंगे, B1 T1 W1 एंड B1 T1 W2। ओके, देन B1 T2 W1। ठीक है, क्या कर रहे हैं हमने क्या करा, B1 T1 W1 B1 T1 W2, पहला ये आ गया। सेकंड मैंने इस B1 के संग अगर वो T2 ले जा रहा है टिफ़िन तो W1 वॉच पहनेगा। अगर सेम B1 के संग वही T2 टिफ़िन है और W2 वॉच पहने तो एक ही हो जाएगा। सेम सिमिलरली 3 के लिए B1 T3 W1 एंड B1 T3 W2। ठीक है, तो सेम आप इसका भी निकाल दीजिए, सेम इसका भी इतने आ जाएंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 इसके आए, 6 इसके भी आ जाएंगे टोटल। तो यानी कि 6 एंड 6 मिलके कितना हो जाएगा आपके पास 12। तो कितने वेज है आपके पास उसके 2 बैग्स और 3 टिफ़िन और 2 वॉचेस से मिलके आके कितने तरीके से मतलब वो इन चीज़ों को कैरी कर सकता है, 12 वे से कैरी कर सकता है ना। तो इसको हमने, ये तो हमारे पास लॉन्ग मेथड था, इसको भी मैं कंप्लीट ही कर लेती हूँ। B2 T1 W1 and B2 T1 W2। Similarly B2 T2 W1 B2 T2 W2 and B2 T3 W1 B2 T3 W2। तो देखो आपके पास यहाँ भी 6 आ गए और यहाँ भी आपके पास 6 आ गए, यानी कि इसमें भी 6 तरीके मिले, अब यहाँ पे भी आपको 6 मिले, यानी कि टोटल आपके पास कितने वेज निकले 12 वेज। ठीक है, ये तो था लॉन्ग मेथड। अब इसको इजी वे में आप क्या कर सकते हो, देखो आपको बताती हूँ कैसे करेंगे। आपके पास 2 स्कूल बैग थे, 3 टिफ़िन थे, 2 वॉचेस थे। 2 स्कूल बैग को कितने तरीके से लगता है, 2 ही बार तो मतलब उसके वेज 2 ही तो होंगे। हो सकता है वो B1 ले जाए या B2 ले जाए, चॉइस है उसके पास। तो आपको 2 तरीके होंगे इसके पास। मल्टीप्लाई 3 टिफ़िन है तो 3 टिफ़िन को हो सकता है वो T1 ले जाए या T2 ले जाए, T3। तो 3 इसके 3 वेज आ गए, इसके 2 वेज आ गए, इसके आपके पास 3 वेज आ गए और इसके पास वॉचेस के 2 वेज आ गए। तो यानी कि 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। तो टोटल वेज कितने आ गए, ये हमारे पास प्रॉपर जो इस चैप्टर में हम यूज़ करने वालेंगे यही वाला मेथड यूज़ करने वाले। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 12 वेज। ठीक है, ये लॉन्ग मेथड था, ये शॉर्ट मेथड था। तो आप इसको शॉर्ट मेथड से करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए ईजी रहेगा। अब हम NCERT के कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ये कुछ नहीं है, सो ये इसको कट कर लीजिएगा, इसको नहीं उतारिएगा आप। तो आप क्या कर सकते हैं, इन सारे नोट्स को आप प्रॉपरली वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। आप नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थोड़े एग्जाम्पल्स और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगी, तो आपके पास ऑलमोस्ट 7.1 एक्सरसाइज जो इस की चैप्टर की है वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय बाय।